हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे जब भी कभी 498A के केस में 498A की फर्जी एफआईआर में या वर्तमान समय में बात करी जाए तो धारा 85 की एफआईआर में परिवार के लोगों के नाम के अलावा अगर रिश्तेदारों का नाम, खास तौर से बहन बहनोई का नाम अगर शामिल है और वो कहीं और रह भी रहे हैं, जाहिर सी बात है कि पति के जो बहन हैं, बहनोई हैं, वो अगर कहीं और रह रहे हैं और कहीं और तो रहेंगी, वो अपने घर रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में जब उनका नाम भी एफआईआर में हो और चार्जशीट फाइल हो, उनका नाम चार्जशीट में भी हो, तो ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए, अर्थात रिश्तेदारों को क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसे कई क्वेश्चन जजमेंट हैं जिनके तहत आप हाई कोर्ट में मुकदमा करके, हाई कोर्ट में क्वेश्चन पिटीशन डाल के आप क्वेश करा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का क्या रहता है कि डर के मारे उनकी बेल ले लेते हैं। अब चूंकि जब बेल आप करा लेंगे तब आप हाई कोर्ट जा नहीं सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक रास्ता है आपके पास। अगर आपने बेल करा लिया है, कोई लोग एंटीसिपेटिक बेल करा लेते हैं, जबकि 498A जैसे मामलों में एंटीसिपेटिक की कोई बहुत ज़रूरत नहीं रहती है। बहुत ज़रूरत की बात छोड़िए, ज़रूरत ही नहीं रहती है। तो ऐसी स्थिति में जब वो बेल करा लेते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन बचता है 250 BNSS, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 250 में डिस्चार्ज फाइल करें हो, या अगर पुराने कानून के हिसाब से बात करी जाए तो धारा 227 CRPC में वो डिस्चार्ज फाइल करें। हालांकि डिस्चार्ज के बारे में ज़्यादातर वकीलों से अगर आप बात करेंगे, अधिवक्ता बंधुओं से बात करेंगे, तो वो मना कर देंगे। लेकिन मना करने के बावजूद भी आप फाइल करो। लोअर कोर्ट डिस्चार्ज देगा नहीं, सेशन कोर्ट में उम्मीद है कि मिल जाएगा आपको रिश्तेदारों, और हाई कोर्ट में तो 100% है। लेकिन हाई कोर्ट तक आपको आना भी नहीं पड़ेगा, डिस्चार्ज आपको मिल ही जाएगा। भाई आप या तो मुकदमा लड़ो 5 साल 10 साल, या तो इस रास्ते पे अगर आप चलेंगे तो जो आपको मुकदमा 10 साल 5 साल लड़ना है वो 5-10 तारीखों में ही खत्म हो जाएगा। भाई 2-4 तारीख चलेगी लोअर कोर्ट में, 2-4 तारीख सेशन कोर्ट में, बस समाप्त हो जाएगा। और समाप्त इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि डिस्चार्ज पे भी ऐसे जजमेंट्स हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी ऐसे जजमेंट्स हैं जिनमें साफ ये कहा गया है कि पति के रिश्तेदारों का नाम बेवजह एफआईआर में न लिखा जाए, और रिश्तेदारों का अगर नाम लिखा भी जाता है तो उनके खिलाफ अगर कोई एविडेंस नहीं मिलता है, कोई साक्ष्य। हालांकि एविडेंस की अगर बात करी जाए तो 498A के 98% एफआईआर को देख लिया जाए, उसमें से 70% एफआईआर में सेम चीजें लिखी होंगे। शादी के बाद से मारा पीटा, गाली गलौज किया, 20 लाख पैसे हमने दहेज में या शादी में खर्च किया, 10 लाख की और डिमांड करी गई, या कार की डिमांड करी गई, वगैरह वगैरह। यानी 10 से 15 लाख तो एकदम तकिया कलाम हो गया है। 15 लाख एफआईआर में लिखाना ये आम बात हो गई है, ऐसा समझे। तो सेम एफआईआर, और जो मैंने बताया 98% एफआईआर में किसी प्रकार का कोई भी एविडेंस नहीं होता जो ये साबित करे कि पति या उसके परिजन या उसके रिश्तेदारों ने डाउरी के लिए आपको के साथ क्रुएल्टी की, प्रताड़ना की, मार पिटाई की, गाली गलौज की, कोई एविडेंस नहीं रहता। तो जब आपके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो आप जबरदस्ती के मुकदमे लड़ते जाओ, तो भाई ये आप ट्रायल कोर्ट में एक न एक दिन थक के हार के परेशान हो जाओगे। और ऐसे ही लोग अंत में 10 लाख 5 लाख दे के समझौता करने पे मजबूर हो जाते हैं। जब 10-5 लाख बर्बाद कर लेते हैं तो,
और सही बात यह है कि जब आपके खिलाफ जो FIR दर्ज कराई गई वो झूठी है, फर्जी है, तो मैं गारंटी लेता हूँ हाई कोर्ट टेबल पे आपका कभी 4 लाख भी 2 लाख भी नहीं बर्बाद होगा। बहुत ही कम पैसे में चार्जशीट तक का मामला खत्म हो जाएगा। FIR में आएंगे स्टे मिल जाएगा, उसके बाद आप चार्जशीट में आएंगे उसमें भी स्टे मिल जाएगा, फाइनल हियरिंग में केस भी हो जाएगा। लेकिन अगर इन सब चीज़ों के अलावा ये सब रास्ते आपके लिए बंद हो गए हैं, तो जो रास्ता मैंने आज आपको बताया, धारा 250 CRPC, माफ़ करिएगा BNSS, और CRPC की बात करी जाए तो 227 अर्थात 227 CRPC में आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल CBN हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके भी जानकारी ले सकते हैं।